नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए एंड एनए एग्जामिनेशन 2024 सेकेंड का क्वेश्चन पेपर। जी हां दोस्तों, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपका 2024 का एनडीए का सेकेंड एग्जाम हुआ था, उसका ये कंप्लीट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपका गेट का है, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट का है। जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और ये 150 क्वेश्चन दोस्तों आपके 600 नंबर के होते हैं। और साथियों, यहाँ पर दोस्तों 150 नंबर में से क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक जो होते हैं वो होते हैं आपके इंग्लिश के। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक जो होते हैं वो आपके होते हैं जीके प्लस आपका जीएस। जीके एंड जीएस दोनों के आपके क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये पैटर्न है आपका एनडीए का एग्जाम के सिलेबस का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 51 से 150 तक जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, उसके आंसर्स बताऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है वो क्या रहता है, आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से होगी। इसीलिए आप इस पेपर को बहुत ध्यान से देखना। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हैं इंग्लिश के, जो कि मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों कराऊंगा डायरेक्ट आपका जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ पर मैं आपको बता दूं 51 से 57 तक है आपके बायो के क्वेश्चन हैं। और उसके बाद दोस्तों 58 से यहाँ पर आपके स्टार्ट हैं 64 तक केमिस्ट्री के। उसके बाद दोस्तों 64 से 72 तक हैं आपके फिजिक्स के। और उसके बाद है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इस तरीके से आपके यहाँ पर डिवाइड हैं क्वेश्चंस, जहाँ पर दोस्तों 7-8 क्वेश्चन करके सभी में से आपके क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। तो दोस्तों ये है आपका भाग बी यानी कि पार्ट बी। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हिंदी वालों में। दोस्तों 51 क्वेश्चन है, लकन का यानी कि लाइसोसोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा डी, लकन का यानी कि लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के प्रवेश को रोकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका 51। उसके बाद दोस्तों है 52 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 कोशिका अंगकों का अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूत्र कणिका और लवक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 53 की तरफ चलते हैं। 53 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक 2 अस्थियों को जोड़ने में सहायक होता है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है ऑप्शन नंबर बी, स्नायु यानी कि लिगामेंट जो है वो 2 बोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों 53 के बाद यहाँ पर मैं अब आपको बता देता हूँ इंग्लिश में। 51 क्वेश्चन है इंग्लिश में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लाइसोसोम स्टॉप एंट्री फॉर फॉरेजन मटेरियल्स। 51 के बाद आपका है 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। 52 के बाद है दोस्तों 53, इसमें है विच वन अमोंग द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट 2 बोन्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट्स। दोस्तों 53 के बाद देखते हैं आपका 54। यहाँ पर पहले हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं में ऊर्जा का स्रोत है। तो जो दोस्तों ऊर्जा का स्रोत होता है वो होता है ऊतकों में, ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। तो एटीपी से ही यहाँ पर ऊर्जा मिलती है। आगे दोस्तों 55 है, निम्नलिखित में से किस में
आँख के माध्यम से कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि आई बर्ड्स के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आलू में। दोस्तों 56 है, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का स्वतः अंतः मिश्रण क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण। दोस्तों 57 है, 57 में नैदानिक प्रयोगशालाओं में रक्त परीक्षणों के लिए निम्नलिखित में से किस पृथक्करण तकनीक का उपयोग किया जाता है? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश में, विच ऑफ वन अमोंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स? राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। दोस्तों 55 में देख लेते हैं, इन विच वन अमोंग द फॉलोइंग द वेजिटेरियन प्रोपेगेशन टेक प्लेस थ्रू आई बर्ड्स? दोस्तों 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पोटैटो। दोस्तों 56 देख लेते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड? तो इसको दोस्तों बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, डिफ्यूजन। दोस्तों 57 है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर ब्लड टेस्टिस इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। दोस्तों अब देख लेते हैं 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक होता है? दोस्तों 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सल्फर। दोस्तों 59 देख लेते हैं, 59 है, निम्नलिखित में किस ऋणायन की संयोजकता -3 होती है? दोस्तों 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नाइट्राइड। दोस्तों 60 है, N2 गैस के 0.5 ग्राम अणु यानी कि मोल का द्रव्यमान क्या रहेगा? दोस्तों 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 ग्राम। दोस्तों 61 देख लेते हैं, 61 है, रासायनिक अभिक्रिया। ये जो पूरी रासायनिक अभिक्रिया है ये कहाँ पर घटित होती है, इसको पूछा गया है। दोस्तों 61 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश में। 62 देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः पेंट में प्रतित्वचन कर्मक यानी कि एंटी स्किनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? 62 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल। दोस्तों अब 63 देख लेते हैं, 5.0 और 7.0 के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है और इस संयोजन को 36.0 के एक प्रतिरोधक के रूप के साथ पार्श्व संयोजन किया जाता है। तीन प्रतिरोधकों के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों आपका 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.0। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है दोस्तों 64। दोस्तों ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 है, ये फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सोल्व करना होगा। यहाँ पर हिंदी वाले आप देख लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पर मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। दोस्तों इंग्लिश वाले आप देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश का ये है, विच वन अमोंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज पॉलीएक्टोमिक। दोस्तों 58 का आप देख लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनियंस हैज अ वैलेंसी ऑफ -3। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्राइड। दोस्तों उसके बाद है 60, द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 ग्राम। दोस्तों ये आपका दो है 61 है, द केमिकल रिएक्शन ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, सनलाइट में। दोस्तों आगे है 62, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी स्किनिंग एजेंट इन पेंट्स। तो दोस्तों 62 का दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल। और 63 है दोस्तों, यहाँ पर आप इसको सोल्व करके आपको ये निकालना होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके मैं आंसर आपको केवल बता रहा हूँ। 63 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
64 भी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ केवल, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको सोल्व करना होगा। दोस्तों इनको सोल्व करना सीखना होगा, तभी आप इनको एग्जाम में कर पाओगे। अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोल्व करने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, वरना एग्ज़ाम में आप इसके पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये एनडीए है, यानी कि 12th के तुरंत बाद आप ऑफिसर की पोस्ट पर जाते हो, लेफ्टिनेंट आप बनाए जाते हो इंडियन आर्मी दोस्तों, एयरफोर्स और नेवी में। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो इसीलिए आपको मेहनत तो करनी होगी। लेकिन दोस्तों अदर सभी जगह से इतनी ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है। अगर आप अभी कम टाइम में ज़्यादा मेहनत कर लेते हो तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, लेकिन अगर आप बाद में जाते हो तो बाद में हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप उसको क्रैक नहीं कर सकते। उसके क्रैक करने के बहुत ही कम चांस हैं, 0.1 चांस होते हैं, और यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए आपको अभी मेहनत करनी होगी, अभी सीखना होगा। अच्छे टीचर को देखकर उनसे इनको सीखिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें टाइम कम कर पाएंगे और एग्ज़ाम में अच्छे से इसको सभी सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आगे 65 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर जिसका भार 60 N है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारहीनता का अनुभव करता है। इसका अभिप्राय यह है कि, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष यात्री पर अपकेंद्री बल लगाता है। तो दोस्तों 66 आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन संपर्क बल के अभिलक्षणों को दर्शाता है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यहाँ पर डी का मतलब है, यहाँ पर डी ये दे रखा है, यानी कि 1, 2 और 3। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डी में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों हैं वो सही हैं। तो ये तीनों हैं, यहाँ पर तीनों ही राइट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। दोस्तों आगे चलते हैं, 66 के बाद है 67। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति किरण आरेख को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रदर्शित आपकी करती है। दोस्तों आगे चलते हैं 68, तड़ित यानी कि लाइटनिंग का कारण क्या है। तो दोस्तों 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघ के आधार पर ऋणात्मक आवेश के नीचे के जमीन पर धनात्मक आवेश का प्रेरण। दोस्तों अब देखते हैं 65, यानी कि इंग्लिश वाले देख लीजिए। तो इंग्लिश वाले आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो 65 का डी हो जाएगा, स्पेस स्टेशन अप्लाइज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट। 65 के बाद है आपका 66 आप देख लीजिए, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव कैरेक्टराइज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसका दोस्तों तीनों आपका जो है राइट स्टेटमेंट हो जाएंगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं 66 के बाद है 67, विच वन अमोंग द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द रे डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये डायग्राम बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर शो कर रहा है। 68 है वो लाइटनिंग इज ड्यू टू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड बिलो द नेगेटिव चार्ज एट द बेस ऑफ द क्लाउड। दोस्तों अब है 69। दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्थिति में बल्ब सबसे अधिक उद्दीपन होगा। दोस्तों इसमें से किस में सबसे अधिक में होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें सबसे अधिक में होगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख किस छलांग के दौरान स्काईडाइवर की गति को सटीक रूप से निरूपित करता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही निरूपित करता है। दोस्तों आगे देखते हैं 69 है, इन विच वन अमोंग द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब वुड ग्लो द मोस्ट।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया ही था, ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट है वो हो जाएगा। दोस्तों इसका देख लेते हैं 70 का। विच वन अमोंग द फॉलोइंग डायग्राम में करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ स्काई डाइवर ड्यूरिंग अ जंप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही शो कर रहा है। दोस्तों आगे लिख लेते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र एक द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का सटीक वर्णन करता है। तो ये है दोस्तों, इसका सटीक वर्णन कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं 72। नीचे दिए गए एक विद्युत परिपथ के लिए वोल्टता V और धारा I का सही संयोजन क्या होगा। तो दोस्तों 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, V बराबर 30V, I बराबर 5.5 A। 73 देख लेते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित महाजनपदों में किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो 73 का सी हो जाएगा, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह पद स्थायी रूप से समाप्ति से पहले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यानी कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों 75 देख लेते हैं। भारत में 1950 के दशक में योजना आयोग का गठन करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ये भी उद्देश्य था ये भी था। पहला उद्देश्य क्या था, उत्पादन में वृद्धि करना और सभी को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरा है देश के सभी संसाधनों का निर्धारण करना। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों। अब इंग्लिश में देख लेते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ फॉलोइंग द स्केट्स करेक्टली डिस्क्राइब अ लेवल ऑफ सेकेंड क्लास। तो 71 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये आपका राइट है। 72 देख लेते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन बिलो द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 72 का बी हो जाएगा, V बराबर 30V, I बराबर 5.5A। 73 है दोस्तों। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ विच वन अमोंग द फॉलोइंग महाजनपदास ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो दोस्तों 73 का आपका राइट हो जाएगा सी, गांधार। दोस्तों 74 देख लेते हैं। वो अमोंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिसर वाज परमानेंटली एब्सोल्यूट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 75 देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप प्लानिंग कमीशन ऑफ 1950s इन इंडिया। तो इसके दोनों राइट हो जाएंगे, तो दोनों राइट हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। दोस्तों 76 देख लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पहली और 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। 76 के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं ए राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोड का सही उपयोग कीजिए, तो ए यानी कि केवल एक, ये आपका राइट हो जाएगा। 76 के बाद है 77 है पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं आरंभ की गई थी। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये चारों A 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 ये चारों सही हो जाएंगी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 77 के बाद है 78 में दोस्तों आप देख लीजिए 5 से अधिक वर्षों के लिए परती छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है। तो 78 का सही हो जाएगा सी, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। 79 का हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 79 का हो जाएगा बी, मार्च और अप्रैल के माह में अधिकतम वर्षा होती है, ये सही नहीं है, ये गलत है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमट्टन। 81 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय यानी कि वाटर बॉडी भूबद्ध है।
तो यहाँ पर आपका 81 का देख लेते हैं, 81 का हो जाएगा डी, ये राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर कैस्पियन सागर है। 81 के बाद दोस्तों ये आपका इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू 5-year प्लान इन इंडिया इज करेक्ट। तो 76 का 1 सही हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। दोस्तों 77 देख लेते हैं, बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान विच अमोंग द फॉलोइंग प्लान वर इनिशियली इन इंडिया। तो दोस्तों ये चारों ही किए गए थे, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे है 78, एनी लैंड दैट इज लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 ईयर इज टर्म्ड एज। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। 79 देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो 79 का बी राइट हो जाएगा, मैक्सिमम रेनफॉल अकर्ड बिटवीन मार्च एंड अप्रैल। दोस्तों 80 देख लेते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज नॉट रिलेटेड टू मेडिटरेनियन सी। तो 80 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरमैटन। 81 देख लेते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सी। दोस्तों 81 के बाद है 82, तो हिंदी वाले देख लीजिए, बेंगुएला धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 82 का राइट हो जाएगा ए, यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की जलवायु को प्रभावित करता है, ये सही नहीं है, तो इसलिए राइट हो जाएगा। दोस्तों 83 है, अधिकांश बाल्सनों के निम्नलिखित भाग यानी निम्नतम भाग पर एक भू आकृति होती है जिसे प्लाया कहते हैं, यह किस श्रेणी की भू आकृति रचना को निरूपित करती है। तो 83 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क भू आकृति। दोस्तों आगे देख लेते हैं 84, मनुष्यों में विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन संतुलित भोजन के घटकों को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में निरूपित करता है। तो 85 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज, रेशा और जल। ये है भोजन के घटकों को सर्वाधिक उपयुक्त रूप में निरूपित करता है। 85 के बाद है 86, मानव शरीर के किस भाग या अंग में उपास्थि यानी कि कार्टिलेज नहीं पाई जाती। ऐसी कौन सी यहाँ पर कौन सा पार्ट है जिसमें कार्टिलेज नहीं होती। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, श्वसन नलिका में यानी कि श्वसनिका में। दोस्तों आगे देख लेते हैं 87 है, मानव वृक्क यानी कि किडनी के वृक्काणु यानी कि किडनी के नेफ्रॉन का कौन सा भाग उत्सर्जन हेतु रक्त के निस्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है। तो 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोमेन संपुट। 88 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ यानी किस फाइलम के जीव स्पंज कहलाते हैं। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पोरीफेरा के। 89 देख लेते हैं, एक बिंदु बिंब को गोलीय अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी निर्मित प्रतिबिंब की सही स्थिति होगी। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वक्रता केंद्र पर। दोस्तों आगे इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू बेंगुएला करंट नोट इज करेक्ट। तो दोस्तों 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए 82 का राइट आंसर ए इज, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नॉर्थ अफ्रीका। 83 है, द लोवेस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट बोसन्स is occupied by a landform called playa. Which category of landform formation does it represent? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एराइड लैंडफॉर्म। 84 देख लीजिए, which one among the following disease is caused due to deficiency of vitamin D in humans? तो ऑप्शन नंबर सी, रिकेट्स। 85 देख लीजिए, which among the following combination most appropriately represent the components of balanced diet? तो दोस्तों 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, फाइबर एंड
वाटर। 85 के बाद है 86। 86 है इन विच पार्ट और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज नॉट फाउंड। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकियोल्स में ये नहीं पाई जाती। तो 86 के बाद है 87, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ ह्यूमन किडनीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फॉर एक्सक्रीशन। तो दोस्तों ये है आपका बोमैन कैप्सूल। 87 का है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आगे देख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फाइलम आर कोल्ड स्पंज। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरीफेरा। 89 है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ spherical concave mirror, which one among the following would be the correct location of image formed। तो दोस्तों 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों 89 के बाद है 90, यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। 91 है, एक वाहन विराम अवस्था से किसी सरल रेखीय परिपथ पर चलना आरंभ करता है। पहले टी सेकंड में यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है और उसके बाद यहाँ पर 10 सेकंड में यह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलता है। इस वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी 550 मीटर है। समय t का मान यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेकेंड। दोस्तों 92 है, एक कद्दू का भार 7.5 N है। इसे पूरी तरह से जल में डुबोने पर 3/4 L का जल विस्थापित हो जाता है। जहां कद्दू का भार लिया गया था उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सा कद्दू के घनत्व का सही मान होगा। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, 92 के बाद है 93। तो दोस्तों 93 देख लेते हैं, एक तापीय विद्युत बल्ब अपने विद्युत खपत का 20% प्रकाश में रूपांतरित कर देता है और शेष विद्युत ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध यहाँ पर 200 ओम है और इसमें 2A धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब 10 आवर के लिए ऑन रहता है और विद्युत प्रभार की दर 5 रुपये पर यूनिट है तो विद्युत उत्पादन पर व्यय किए गए धन के लिए निम्नलिखित में से सही धनराशि कौन सी होगी। तो 93 का हो जाएगा डी, 8 रुपये। दोस्तों 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा की संकलना को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तापांतरण के कारण ऊर्जा का अंतरण। दोस्तों 95 है, दो ग्रहों का द्रव्यमान 1:7 है। उनके व्यासों के बीच अनुपात 2:1 है। उनके द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल का अनुपात ज्ञात करो। तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1:1। दोस्तों आप देख लेते हैं इंग्लिश वाले, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो 90 का दोस्तों आप देख लीजिए, 90 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। दोस्तों 91 देख लीजिए, अ व्हीकल स्टार्ट मूविंग along a straight line path from rest in first t second is move which an acceleration of 2 meter per second square and then in next 10 second is move which an acceleration of 5 meter per second. The total distance traveling by the vehicle is 550 meter. The value of time t। तो दोस्तों 95 को जब आप सोल्व करोगे तो 91 को जब आप सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड। दोस्तों इसी तरह है आपका 92 का क्वेश्चन है, इसको आपको रीड करना है और इसको यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप जब आप इसको सोल्व करोगे तो 92 का बी राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 93 है, 93 को भी जब आप सोल्व करोगे तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। तो इसको आप पढ़ लेना और इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करना। यहाँ पर आपसे सोल्व हो जाएगा, नहीं होता है
तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों आपको सीखने कंपलसरी पड़ेंगे, वरना आप इनको एग्जाम में सोल्व कैसे कर पाओगे। दोस्तों 94 आप देख लीजिए, 94 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 95 का दोस्तों यहाँ पर 95 का भी सी हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको सीख सकते हैं। दोस्तों 96 आप देख लीजिए, 96 यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है दोस्तों 97 का दोस्तों राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर 97 का राइट आंसर। 98 भी इस तरीके का है दोस्तों, 98 का सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से दोस्तों आगे देखते हैं 99। तो 99 दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, 99 आप क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको पता चल सके औद्योगिक क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 99 का राइट आंसर यहाँ पर आप देख लीजिए, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 100 लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 तक ही यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। 100 है, ब्रिटिश भारत में पहली कॉटन मिल की स्थापना किसने की थी, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो 100 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, C.N. डावर ने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कराए हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंक्लूड थे। अभी दोस्तों आपके 101 क्वेश्चन से 150 के क्वेश्चन के बीच रह गए हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन और रह गए हैं। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में उसके क्वेश्चंस और उसके आंसर्स आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप अगर आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन का मैंने गलत आंसर दिया है तो उसका आंसर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि और सभी बच्चों का सही हो सके और किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी की कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको सही क्वेश्चन का सही आंसर बताने की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।